आर्थिक घटना चक्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरें निम्नलिखित में से किस आधार पर संशोधित की जाती हैं? विकल्प ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक, विकल्प बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण श्रमिक, विकल्प सी थोक मूल्य सूचकांक, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक। प्रश्न संख्या 2। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प ए केंद्र सरकार, विकल्प बी राज्य सरकार, विकल्प सी जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, विकल्प डी ग्राम पंचायत। सही उत्तर है विकल्प ए केंद्र सरकार। उत्तर की व्याख्या। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की धारा 6(1) के अनुसार केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अपने लाभार्थियों के लिए मजदूरी की दर निर्दिष्ट कर सकती है। तदनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए महात्मा गांधी नरेगा की मजदूरी दर अधिसूचित करता है। प्रश्न संख्या 3। 28 मार्च 2024 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मनरेगा की वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित मजदूरी दरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए बिहार 245 रुपये प्रतिदिन, विकल्प बी हरियाणा 374 रुपये प्रतिदिन, विकल्प सी मध्य प्रदेश 315 रुपये प्रतिदिन, विकल्प डी उत्तर प्रदेश 237 रुपये प्रतिदिन। सही उत्तर है विकल्प सी मध्य प्रदेश 315 रुपये प्रतिदिन। उत्तर की व्याख्या। मध्य प्रदेश के लिए संशोधित मजदूरी दर 243 रुपये प्रतिदिन है। ये पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 10% की वृद्धि है। प्रश्न संख्या 4। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठ में अध्यक्ष सहित कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए, विकल्प बी प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में अंतिम निर्णय सुनाने के लिए पीठ में कम से कम एक न्यायिक सदस्य होना चाहिए, विकल्प सी प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेबी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है, विकल्प डी प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद की अर्हता सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। सही उत्तर है विकल्प ए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठ में अध्यक्ष सहित कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए। उत्तर की व्याख्या। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में एक पीठासीन अधिकारी और 2 अन्य सदस्य होते हैं। ये एक वैधानिक निकाय है। प्रश्न संख्या 5। भारत क्षय रोग रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए वर्ष 2022 के सापेक्ष वर्ष 2023 में क्षय रोग से ग्रसित रोगियों की संख्या में मामूली से वृद्धि हुई है, विकल्प बी क्षय रोग से ग्रसित 95% रोगियों को बहुऔषधि उपचार MDT प्राप्त हो रहा है, विकल्प सी क्षय रोग से ग्रसित एवं चिन्हित सभी रोगियों को प्रतिमाह रुपए 1000 की पोषण सहायता दी जा रही है, विकल्प डी केरल राज्य में क्षय रोग से ग्रसित एक भी रोगी नहीं है। सही उत्तर है विकल्प ए वर्ष 2022 के सापेक्ष वर्ष 2023 में क्षय रोग से ग्रसित रोगियों की संख्या में मामूली से वृद्धि हुई है। उत्तर की व्याख्या। 2023 में क्षय रोगियों की संख्या 2022 के 27.4 लाख से बढ़कर 27.8 लाख हो गई है। प्रश्न संख्या 6। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित में से कौन से विद्वान मूल रूप से अर्थशास्त्री नहीं थे? विकल्प ए साइमन कुजनेट्स, विकल्प बी डेनियल काहनमैन, विकल्प सी केनेथ एरो, विकल्प डी गुन्नार मिड्रल। सही उत्तर है विकल्प बी डेनियल काहनमैन।
उत्तर की व्याख्या। इजरायली मूल के अमरीकी विद्वान डेनियल काहनमैन को 2002 में अर्थशास्त्र में सुखवाद और निर्णयन में अविवेकशीलता पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मूलतः वे एक मनोवैज्ञानिक थे। मार्च 2024 में उनका निधन हो गया। प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एनएफए की स्थापना केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत दिसंबर 2017 में की गई थी। 2. एनएफए का गठन प्रारंभ में 2 वर्ष के लिए ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि जीएसटी दरों में कमी तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ग्राहकों को मिल सके। 3. एनएफए को दिसंबर 2022 में प्रतिस्पर्धा आयोग में स्थानांतरित कर दिया गया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। प्रश्न संख्या 8, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी को विदेश के किस बंदरगाह के परिचालन का अधिकार अप्रैल 2024 में प्राप्त हो गया है? विकल्प ए सितवे म्यांमार, विकल्प बी पोर्ट लुइस मॉरिशस, विकल्प सी मनीला फिलीपींस, विकल्प डी टेंजुंग पोर्ट इंडोनेशिया। सही उत्तर है विकल्प ए सितवे म्यांमार। उत्तर की व्याख्या। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को म्यांमार के सितवे बंदरगाह के परिचालन का अधिकार प्राप्त हो गया है। इस आशय के प्रस्ताव को विदेशी मामलों के मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस प्रकार अब भारत चाबहार ईरान तथा सितवे बंदरगाहों का परिचालन करेगा। प्रश्न संख्या 9, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नरों को उनके कार्यकाल के अनुसार सबसे पुराने से सबसे नए की ओर के सही क्रम में चुनिए। 1. उर्जित पटेल, 2. विमल जालान, 3. शक्तिकांत दास, 4. वाई.वी. रेड्डी। सही कूट है विकल्प ए 2-4-1-3, विकल्प बी 2-1-4-3, विकल्प सी 4-3-2-1, विकल्प डी 1-2-4-3। सही उत्तर है विकल्प ए 2-4-1-3। उत्तर की व्याख्या। विमल जालान 22 नवंबर 1997 से 6 सितंबर 2003, वाई.वी. रेड्डी 6 सितंबर 2003 से 5 सितंबर 2008, उर्जित पटेल 4 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018, शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 से वर्तमान। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित योजनाओं व परियोजनाओं पर विचार कीजिए। 1. स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना, 2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 3. किसान क्रेडिट कार्ड योजना, 4. संविधान का 73वां संशोधन पारित। उपर्युक्त में से कितनी अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते प्रारंभ की गई? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी सभी 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3। उत्तर की व्याख्या। संविधान का 73वां संशोधन 20 अप्रैल 1993 को पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में लागू हुआ। शेष सभी अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते प्रारंभ हुए। प्रश्न संख्या 11, भारत में विकास बैंकों की श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नया है? विकल्प ए राष्ट्रीय अधोरचना वित्तीयन एवं विकास बैंक, विकल्प बी नाबार्ड, विकल्प सी निर्यात आयात बैंक, विकल्प डी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सही उत्तर है विकल्प ए राष्ट्रीय अधोरचना वित्तीयन एवं विकास बैंक। उत्तर की व्याख्या। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 में, निर्यात आयात बैंक 7 अप्रैल 1982, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 2 अप्रैल 1990 को तथा राष्ट्रीय अधोरचना वित्तीयन एवं विकास बैंक 19 अप्रैल 2021 को स्थापित हुआ।
प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अब अस्तित्व में नहीं है? विकल्प ए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, विकल्प बी भारतीय महिला बैंक, विकल्प सी बंधन बैंक, विकल्प डी पंजाब एंड सिंध बैंक। सही उत्तर है विकल्प बी भारतीय महिला बैंक। उत्तर की व्याख्या। भारतीय महिला बैंक की स्थापना डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहने के दौरान 19 नवंबर 2013 को की गई थी। 1 अप्रैल 2017 को इस बैंक का विलय भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया। पृष्ठ संख्या 152। प्रश्न संख्या 13, भारत में अग्रलिखित केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें उनके प्रारंभ किए जाने के समय के अनुसार सही कालक्रम में लगाएं। 1. पीएम पोषण, 2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 3. पीएम श्री, 4. पीएमई बस सेवा योजना, 5. जल जीवन मिशन। सही कोट हैं विकल्प ए 2, 1, 3, 4, 5, विकल्प बी 2, 1, 5, 3, 4, विकल्प सी 2, 4, 3, 1, 5, विकल्प डी 4, 3, 2, 1, 5। सही उत्तर है विकल्प बी 2, 1, 5, 3, 4। उत्तर की व्याख्या। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 3 जून 2011, पीएम पोषण 8 मार्च 2018, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019, पीएम श्री 5 सितंबर 2022, पीएमई बस सेवा योजना 16 अगस्त 2023। प्रश्न संख्या 14, नैनो डीएपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए नैनो डीएपी की 100% मात्रा विदेशों से आयात की जा रही है। विकल्प बी भारत में नैनो डीएपी का उत्पादन इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव्स द्वारा किया जा रहा है। 3. नैनो डीएपी तरल रूप में होती है जिसे 8% नाइट्रोजन तथा 16% फास्फोरस होता है। विकल्प डी भारत में 500 मिलीलीटर नैनो डीएपी की बाजारी कीमत ₹600 है। सही उत्तर है विकल्प ए नैनो डीएपी की 100% मात्रा विदेशों से आयात की जा रही है। प्रश्न संख्या 15, भारत में संचालित किसी वाणिज्यिक बैंक के बंद होने या उसके लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिए जाने पर उसके ग्राहक जमा बीमा एवं गारंटी निगम से कितनी धनराशि तक पाने के हकदार हैं? विकल्प ए खाते में अवशेष धनराशि और उस पर देय ब्याज, विकल्प बी ₹5 लाख, विकल्प सी ए और बी में से जो भी अधिक हो, विकल्प डी ए और बी में से जो भी कम हो। सही उत्तर है विकल्प डी ए और बी में से जो भी कम हो। प्रश्न संख्या 16, भारत में संचालित वाणिज्यिक बैंकों में जमा कौन सी जमा बीमा एवं गारंटी निगम द्वारा प्रदत्त गारंटी के अंतर्गत आच्छादित नहीं है? 1. विदेशी सरकारों की जमाएं, 2. केंद्र या राज्य सरकारों की जमाएं, 3. अंतर बैंक जमाएं, 4. राज्य सहकारी बैंकों के पास राज्य भूमि विकास बैंकों की जमाएं, 5. भारत के बाहर से प्राप्त किसी भी जमा की कोई भी बकाया धनराशि, 6. भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से DICGC द्वारा दी गई छूट से प्राप्त जमाएं। उपर्युक्त में से सही है विकल्प ए केवल 3, विकल्प बी केवल 4, विकल्प सी केवल 5, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। उत्तर की व्याख्या। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत भारत में संचालित वाणिज्यिक बैंकों में संचालित बचत बैंक सावधि आवर्ती तथा चालू खातों की जमाएं ₹5 लाख की सीमांतर्गत बीमित हैं। यदि कोई बैंक फेल होता है या दिवालिया हो जाता है या RBI द्वारा उसके लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो प्रश्न में दी गई मदों को छोड़कर अन्य सभी ग्राहकों को उनके खाते में अंतिम शेष में ब्याज अथवा 5 लाख रुपए जो भी कम हो तक का भुगतान प्राप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 17,
विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स अप्रैल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. 2022 में हेडलाइन मुद्रास्फीति शीर्ष पर रही। 2. 2023 में कोर मुद्रास्फीति ऊंचे दर पर रही। सही कोट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। उत्तर की व्याख्या। हेडलाइन मुद्रास्फीति की गणना में प्रयुक्त वस्तु बास्केट में खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा जैसी मदें भी शामिल होते हैं, जबकि कोर मुद्रास्फीति की गणना में खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा मदों को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इन मदों में उच्चावचन होते रहते हैं। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित घटनाओं व परिस्थितियों पर विचार कीजिए। 1. रूस यूक्रेन युद्ध से उपजी बृहत आर्थिक दशाएं। 2. संपूर्ण विश्व में व्याप्त मुद्रास्फीति। 3. विकसित देशों में वर्ष 2022 एवं 2023 में वास्तविक मजदूरियों और आयों में गिरावट की प्रवृत्ति। 4. वर्ष 2023 में आयातों की मांग में कमी। उपर्युक्त घटनाओं व परिस्थितियों का सही क्रम क्या है? विकल्प ए 1 2 3 4, विकल्प बी 1 3 4 2, विकल्प सी 1 2 4 3, विकल्प डी 3 1 2 4। सही उत्तर है विकल्प ए 1 2 3 4। प्रश्न संख्या 19। वैश्विक व्यापार के संदर्भ में पॉलीक्राइसिस समाचारों की सुर्खियों में रहा है। इसमें कौन से घटक शामिल हैं? 1. कोविड-19 वैश्विक महामारी से संबंधित मांग और पूर्ति झटकों की श्रृंखला। 2. आपूर्ति श्रृंखला विघ्न। 3. भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जनित नीतिगत अनिश्चितताओं में बढ़ोतरी के प्रभाव। उपर्युक्त में से सही है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। प्रश्न संख्या 20। किस वित्त वर्ष में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा यानी सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम स्तर पर रहा? विकल्प ए 2017-18, विकल्प बी 2018-19, विकल्प सी 2022-23, विकल्प डी 2024-25। सही उत्तर है विकल्प बी 2018-19। उत्तर की व्याख्या। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2017-18 में 3.5%, 2018-19 में 3.4%, 2022-23 में 6.4% तथा वर्ष 2024-25 में 5.1% रहा। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण स्कीम है? 1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। 2. प्रधानमंत्री आवास योजना। 3. जल जीवन मिशन। 4. समग्र शिक्षा। सही कोट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 1 2 और 3, विकल्प डी 1 2 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। उत्तर की व्याख्या। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण स्कीमों में शामिल है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन तथा समग्र शिक्षा महत्वपूर्ण स्कीमें संवर्ग में हैं। प्रश्न संख्या 22। आनुपातिक रूप से विश्व के किस देश की सर्वाधिक जनसंख्या मलिन बस्तियों में रह रही है? विकल्प ए दक्षिणी सूडान, विकल्प बी चाड, विकल्प सी कोंगो गणराज्य, विकल्प डी सूडान। सही उत्तर है विकल्प ए दक्षिणी सूडान। उत्तर की व्याख्या। 2020 में दक्षिणी सूडान की 94%, चाड की 82%,
कोंगो गणराज्य की 78% तथा सूडान की 74% शहरी जनसंख्या मलिन बस्तियों में रह रही थी। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. विदेशी करेंसी। 2. स्वर्ण रिजर्व। 3. विशेष आहरण अधिकार। 4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भारतीय रिजर्व की स्थिति। उपर्युक्त में से कितने घटक भारत के विदेशी विनिमय रिजर्व का हिस्सा हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी सभी 4। सही उत्तर है विकल्प डी सभी 4। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित देशों या क्षेत्रीय संगठनों पर विचार कीजिए। 1. मॉरिशस। 2. ऑस्ट्रेलिया। 3. संयुक्त अरब अमीरात। 4. यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। उपर्युक्त में से कितनों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी सभी 4। सही उत्तर है विकल्प डी सभी 4। उत्तर की व्याख्या। भारत और मॉरिशस के बीच समग्र आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौता 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी है। भारत संयुक्त अरब अमीरात मुक्त व्यापार समझौता 1 मई 2022 से प्रभावी है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षर किए गए। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए स्विट्जरलैंड यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का संस्थापक सदस्य है। विकल्प बी स्विट्जरलैंड यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र का सदस्य है। विकल्प सी स्विट्जरलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। विकल्प डी स्विट्जरलैंड विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है। सही उत्तर है विकल्प बी स्विट्जरलैंड यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र का सदस्य है। पृष्ठ संख्या 153। प्रश्न संख्या 26, अमेरिका में मुद्रास्फीति बढ़ने और भू राजनीतिक चिंताएं बढ़ने के भारत में पड़ने वाले संभावित परिणामों पर विचार कीजिए। 1. शेयर बाजार में गिरावट। 2. रुपए के बाह्य मूल्य में गिरावट। 3. बॉन्ड यील्ड में सुधार। 4. सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग में वृद्धि। उपर्युक्त में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी सभी 4। सही उत्तर है विकल्प डी सभी 4। प्रश्न संख्या 27, सीडीपी सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। 2. इसका संबंध बागवानी फसलों के विकास हेतु प्रारंभ किए गए क्लस्टर विकास कार्यक्रम से है। 3. इस प्लेटफॉर्म के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड से ई-रुपी वाउचरों से सब्सिडी की धनराशि सीधे किसानों को प्राप्त हो जाती है। 4. ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस का संक्षिप्त स्वरूप है। उपर्युक्त में से सही है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी सभी 4। सही उत्तर है विकल्प डी सभी 4। प्रश्न संख्या 28, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के निर्यातों का मूल्य कितना रहा है? विकल्प ए 437 बिलियन $, विकल्प बी 451 बिलियन $, विकल्प सी 454 बिलियन $, विकल्प डी 460 बिलियन $। सही उत्तर है विकल्प ए 437 बिलियन $। उत्तर की व्याख्या। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के निर्यातों का मूल्य 437 बिलियन $, रहा है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर रहे 451 बिलियन $, से 3.11% कम है। प्रश्न संख्या 29,
वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के आयात किस स्तर के रहे हैं? विकल्प ए 716 बिलियन यूएस डॉलर, विकल्प बी 705 बिलियन यूएस डॉलर, विकल्प सी 690 बिलियन यूएस डॉलर, विकल्प डी 677 बिलियन यूएस डॉलर। सही उत्तर है विकल्प डी 677 बिलियन यूएस डॉलर। उत्तर की व्याख्या। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में कुल 677 बिलियन डॉलर मूल्य के आयात किए गए, जो वित्त वर्ष 2022-23 में रहे 716 बिलियन डॉलर के आयात से 5.41% कम थे। प्रश्न संख्या 30। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का विदेश व्यापार घाटा डॉलर मूल्य में कितना रहा है? विकल्प ए 230.56 बिलियन यूएस डॉलर, विकल्प बी 240 बिलियन यूएस डॉलर, विकल्प सी 218 बिलियन यूएस डॉलर, विकल्प डी 237 बिलियन यूएस डॉलर। सही उत्तर है विकल्प बी 240 बिलियन यूएस डॉलर। प्रश्न संख्या 31। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 भारत की जनसंख्या कितनी अनुमानित की गई है? विकल्प ए 1441.7 मिलियन, विकल्प बी 1439.2 मिलियन, विकल्प सी 1436.6 मिलियन, विकल्प डी 1430.5 मिलियन। सही उत्तर है विकल्प ए 1441.7 मिलियन। उत्तर की व्याख्या। इस दृष्टि से अब भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है। 1425.2 मिलियन जनसंख्या के साथ चीन दूसरे, 341.8 मिलियन जनसंख्या के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे तथा 279.8 मिलियन जनसंख्या के साथ इंडोनेशिया चौथे स्थान पर है। प्रश्न संख्या 32। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या के आयु वर्गानुसार वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए जनसंख्या आयु वर्ग 0 से 14 24%, विकल्प बी जनसंख्या आयु वर्ग 10 से 19 15%, विकल्प सी जनसंख्या आयु वर्ग 10 से 24 26%, विकल्प डी जनसंख्या आयु वर्ग 15 से 64 68%। सही उत्तर है विकल्प बी जनसंख्या आयु वर्ग 10 से 19 15%। प्रश्न संख्या 33। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों में डैश वर्ष तथा स्त्रियों में डैश वर्ष है। विकल्प ए 68-72, विकल्प बी 70-73, विकल्प सी 71-74, विकल्प डी 71-72। सही उत्तर है विकल्प सी 71-74। प्रश्न संख्या 34। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 के अनुसार कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या वर्तमान में 1141.7 मिलियन से बढ़कर दोगुनी हो जाएगी? विकल्प ए 55 वर्ष, विकल्प बी 66 वर्ष, विकल्प सी 77 वर्ष, विकल्प डी 88 वर्ष। सही उत्तर है विकल्प सी 77 वर्ष। उत्तर की व्याख्या। 2101 में भारत की जनसंख्या वर्तमान स्तर से बढ़कर दोगुनी हो जाने का अनुमान लगाया गया है। प्रश्न संख्या 35। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 16 अप्रैल 2024 को जारी अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रह सकती है? विकल्प ए 7.6%, विकल्प बी 7%, विकल्प सी 6.8%, विकल्प डी 6.6%। सही उत्तर है विकल्प सी 6.8%। प्रश्न संख्या 36।
किस देश के साथ भारत ने दोहरे करारोपण से बचने संबंधी एक समझौते को संशोधित करने से संबंधित प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प ए मॉरिशस, विकल्प बी जापान, विकल्प सी इटली, विकल्प डी रूस। सही उत्तर है विकल्प ए मॉरिशस। प्रश्न संख्या 37। दालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दालों के उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात एवं उपयोग में भारत का विश्व में पहला स्थान है। 2. भारत में दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1961 में 25 किलोग्राम से घटकर 2021 में 16 किलोग्राम रह गई है। उपर्युक्त में से सही कथन है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। उत्तर की व्याख्या। भारत में छोटे बड़े 12 दलहनों का उत्पादन किया जाता है। दालों के उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात एवं उपभोग में भारत का विश्व में पहला स्थान है। भारत में प्रतिवर्ष 29-30 मिलियन हेक्टेयर भूभाग पर दलहनी फसलें उगाई जाती हैं, जिनसे वर्ष 2022-23 में दालों का कुल उत्पादन 26.05 मिलियन टन होने का अनुमान है। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गुणवत्ता नियंत्रण आदेश प्रकृति से अनिवार्य होते हैं। 2. गुणवत्ता नियंत्रण आदेश विश्व व्यापार संगठन के व्यापार की तकनीकी बाधाओं के अंतर्गत आच्छादित हैं। उपर्युक्त में से सही कथन है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। उत्तर की व्याख्या। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं, इसलिए वे बाध्यकारी हैं। इसके विपरीत ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा निर्धारित मानक विनिर्माताओं के लिए उस सीमा तक बाध्यकारी नहीं होते। प्रश्न संख्या 39। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के कुल निर्यातों में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्यात का मूल्य 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इस वर्ग के निर्यातों में हुई वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका योगदान महत्वपूर्ण रहा है? विकल्प ए आईफोन, विकल्प बी माइक्रोवेव ओवन, विकल्प सी रंगीन टीवी, विकल्प डी कंप्यूटर। सही उत्तर है विकल्प ए आईफोन। प्रश्न संख्या 40। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के संदर्भ में किए गए पूर्वानुमानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए IMF 6.8%, विकल्प बी विश्व बैंक 6.6%, विकल्प सी अंकटाड 6.5%, विकल्प डी एशियाई विकास बैंक 6.4%। सही उत्तर है विकल्प डी एशियाई विकास बैंक 6.4%। उत्तर की व्याख्या। एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में 7% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। पृष्ठ संख्या 154। पृष्ठ संख्या 154 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं, जो कि प्रश्नों के साथ पूर्व में ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 155।